नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की हालत ठीक वैसे ही हो गई है जिसे आप कह सकते हैं न वो घर के रहे न घाट के, क्योंकि कुछ दिनों से वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, धमकी दे रहे थे और तो और कोरोना के लिए भी भारत, जो चीन से जो बीमारी फैली है पूरी दुनिया में, उसके लिए भारत को ताना दे रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब उनकी हालत ठीक वैसे ही है जैसे किसी मछली को पानी से निकाल के बाहर रख दो और जो वो छटपटाने लगती है मछली, उसी तरीके से ओली साहब अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए नेपाल में छटपट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, आज देखिए क्या क्या हुआ। लगातार घटनाएं हो रही है सवेरे से। कल इन्होंने ड्रामा एक किया कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल से फिर वो बाहर आए। इस बीच क्या हुआ, क्योंकि पार्टी के लोग इनके साथ नहीं हैं और उन्हें लगा कि इससे नेपाल की जनता और उनके पार्टी के नेताओं की उनको सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन यह इमोशनल कार्ड भी बेकार साबित हुआ। और सवेरे से क्या हो रहा है, सवेरे से लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, वहाँ पे बजट सत्र चल रहा था। इन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की और राष्ट्रपति से मिलने के बाद इस बजट सत्र को सस्पेंड कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि ओली साहब को मालूम है कि बजट पेश करते ही अगर वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो ये चारों खाने चित हो जाएंगे, इनकी कुर्सी चली जाएगी। तो एक संसद की कार्रवाई के तहत भी इन्हें खतरा लग रहा है, क्योंकि खतरा इसलिए है क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं और अब वो चीन के सहारे एन केन प्रकारेण वहाँ पे अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। एक बार और उनकी कुर्सी पे इस तरह का खतरा मंडराया था तो चीन ने सीधे नेपाल के इस इंटरनल पूरे पॉलिटिक्स में मध्यस्थता करके, उसमें इंटरवीन करके उनकी कुर्सी को बचाने में चीन कामयाब रहा था। लेकिन इस बार परिस्थिति कुछ बदल सी गई है। एक तो उन्होंने बजट सत्र को कहा कि भाई फिलहाल अभी से रोक दिया जाए। दूसरी बड़ी बात क्या हुई है नेपाल के अंदर में, क्योंकि मैंने कहा कि ये ना घर के रहे ना घाट के, कि चूंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों का एक अलायंस बना था। अब ये अलायंस बना करके इन्होंने सरकार बनाई थी और जो अलायंस का जो पूरा जो प्रारूप था कि वो पावर शेयर करेंगे प्रचंड साहब के साथ और ओली साहब वहाँ पे कुछ दिन के लिए रहेंगे और फिर बीच में जो प्रचंड साहब प्रधानमंत्री के कुर्सी पे आ जाएंगे। लेकिन ये अब तक टलता चला आ रहा है। ये कुर्सी से फेविकॉल लगा के चिपक गए हैं, इनको वहाँ से कुर्सी से हटने का ही मूड नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि इनको ये समझ में आ रहा है कि वो इस अलायंस में माइनॉरिटी में आ गए हैं, क्योंकि प्रचंड साहब और माधव नेपाल ने एक अलग गुट बना लिया है जो लगातार इनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो वो उन्होंने आज अपनी एक नई पार्टी, वो भी चोरी चोरी चुपके एक नई पार्टी को रजिस्टर कराया है। यह खबर नेपाल में किस तरह से फैली है कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि कुर्सी बचाने के चक्कर में वो अपनी पार्टी को ही तोड़ने में जुटे हुए हैं। पार्टी का नाम उन्होंने लिखा है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यूएमएल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। वैसे वामपंथियों का पता नहीं नोमेनक्लेचर का क्या सिस्टम है, ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट जब तक ये डालते नहीं हैं तो खैर ये उनका मसला है। तो उन्होंने एक चोरी चोरी चुपके अलग पार्टी बना ली है। पार्टी किस लिए बनाई है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जोड़ तोड़ करके वो किसी तरीके से वो अपनी सरकार बनाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, वो चाइनीज़ महिला जो वहाँ की एम्बेसडर है, जो एक मॉडल से कम नहीं है, बॉलीवुड हीरोइन की तरह उसका स्टेटस है। और बताया जाता है ओली साहब के साथ ये जो उम्रदराज ओली साहब हैं उनसे काफ़ी घनिष्ठता है। वो दिन और रात कभी भी उनके ऑफिस और घर चली जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये प्ले आउट हो रहा है उससे बिल्कुल ये साफ हो गया है कि जैसे जो रंगा सियार का जो रंग जब उतरने लगता है तो ओली की स्थिति ठीक वैसी ही हो गई है। अब उन्होंने क्या किया, वो राष्ट्रपति से मिले और इस बीच दूसरी घटना ये हो रही है कि उनकी ही पार्टी के लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और जब मीटिंग वो कर रहे हैं तो उसमें ओली साहब ने जाने से मना कर दिया। जाने से इसलिए मना किया
क्योंकि उस पार्टी के अंदर वहाँ पे जो मीटिंग हो रही है स्टैंडिंग कमेटी की, अचानक से मालूम चला कि अगर वहाँ रेजोल्यूशन पास हो जाता है, इनसे कहा जाता है भाई आप इस्तीफा दो, तो भी वो फंस जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से बच के निकले हुए, वो वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। और तो और प्रचंड साहब ने कहा कि हमसे मुलाकात कर लो, तो उनसे भी मिलने से उन्होंने मना कर दिया। और एक और बड़ी घटना घटी। अब देखिए किस तरह से चीन नेपाल के अंदर पूरी तरीके से घुस गया है और हिंदुस्तान से नेपाल के रिश्ते को खराब करने पे आमादा है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक वो जो महिला एम्बेसडर है चीन की, वो तो ओली से बिल्कुल सटी हुई है ही, उसने प्रचंड से भी मुलाकात की। उसका डिटेल क्या है नहीं है वो मालूम नहीं, लेकिन एक बात तो कहा जा सकता है कि उस मीटिंग के बाद भी अगर प्रचंड और माधव नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक धरा है वो ओली के इस्तीफे पे कायम है, तो कहने का मतलब यह है कि चाइनीज़ इंटरवेंशन, जो चाइनीज़ अपनी नाक घुसड़ रहे हैं इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो फेल हो गया है। अब सवाल क्या है कि अब ओली के पास क्या ऑप्शन है। तो बताया जा रहा है कि वो कोई जोड़ तोड़ जो पार्टी जो दल बदलू कानून जो होता है उसमें कुछ अध्यादेश लाने वाले हैं, कुछ कानून जो है पास करने वाले। मैं आपको बता दूं 3-4 महीने पहले वहाँ इस तरह का कानून उन्होंने पास किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 40% जो सांसद हैं उनकी सहमति ज़रूरी है अगर किसी पार्टी में अगर टूट होनी है, और दूसरा कि उस पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के भी 40% लीडर्स पार्टी को तोड़ने और उसको अलग आइडेंटिटी देने के लिए रजामंदी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी तोड़ने के लिए या पार्टी अलग बनाने के लिए आपको संसद के अंदर में भी 40% उस पार्टी के सांसदों का समर्थन हो चाहिए होगा और 40% पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी का भी समर्थन होना चाहिए। और ये ऐसा कानून है जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि जो ओली साहब हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो अलायंस है वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल उनके पास उतनी संख्या नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है। और सबसे बड़ी बात जिसे मैं कहा ना कि ये ना घर के रहे ना घाट के, अब जब इनको लग रहा है कि इनका जो स्ट्रेटजी है वो शाम में, अब ये वीडियो तो हम दिन में रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आज रात में ओली साहब नेपाल की जनता को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन ये खबर ये आ रही है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वो इस बात की घोषणा करें कि वो इस्तीफा दे दें और इस्तीफा दे करके पूरे संसद को ही जो है वो बाकायदा डिसॉल्व कर दे और नए चुनाव की जो वो घोषणा करें। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मसला नेपाल में ये धीरे धीरे खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि जो मधेसी जो नेपाल में जो तराई के लोग रहने वाले हैं वो अराउंड 48% पॉपुलेशन है उनका, ये लोग ओली के खिलाफ जो है सड़कों पे उतर चुके हैं। और तो और दूसरी जो सबसे अहम बात जो समझने के लिए जो हिंदुस्तान का जो कंसर्न जिसमें होना चाहिए, आज इमरान खान ने ओली साहब से फ़ोन पे बातचीत की। अब ये इमरान खान भी अजीबोगरीब शख्स है, एक नेता, एक प्रधानमंत्री जिसकी कुर्सी बाकायदा वो अधर में लटकी हुई है, पता नहीं वो कल प्रधानमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा। मॉरल सपोर्ट देने के लिए वो वहाँ पहुँच गए। और मॉरल सपोर्ट किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये चाइना, पाकिस्तान, नेपाल की जो सरकार है, जनता नहीं, नेपाल की जनता और सरकार में एक उसको डिफरेंस समझना ज़रूरी है हम लोगों को, और वो आपस में एक एक्सेस बना रहे हैं। लेकिन खबर जो नेपाल से आ रही है, मालूम चल रहा है कि जो नेपाल में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो आईएसआई का पूरा अड्डा बना हुआ है और उसके तहत जो है वो कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, कुछ उसमें जो वहाँ की जो पॉलिटिकल गतिविधियाँ हो रही है नेपाल के अंदर उसमें इंटरवीन करना चाहते हैं। तो वो पाकिस्तान की आईएसआई, वहाँ की सरकार ओली के साथ खड़े होकर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप करने के मूड में है कि जिससे ओली की कुर्सी बचाई जाए। अब नेपाल की ये जो राजनीति है उसकी ये दुर्दशा हो गई है कि पाकिस्तान जो खुद अपना पता नहीं वो रोग नेशन जो आतंकियों का जो है वो कैपिटल है, वो नेपाल की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ओली को फ़ोन कर रहा है। खैर, पाकिस्तानियों को वैसे भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, उनको अपने कन्फ्यूज़न में जिंदा रहने दिया जाए। लेकिन मसला चीन का है। चीन जिस तरीके से ओली का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाह रहा था,
जिस तरीके से चीन की जो महिला एम्बेसडर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ओली के दिमाग को पोल्यूट किया, जिस तरीके से ये सारा लेपू लेक और काला पानी का जो एक नया मैप नेपाल से जारी करवाया, जिस तरीके से कोरोना के लिए पूरी दुनिया में कोरोना के लिए चीन को लोग कह रहे हैं, लेकिन ओली साहब पता नहीं इस एम्बेसडर के चक्कर में फंस के वो हिंदुस्तान को ही दोष देने लग गए। और तो और जो एक नया सिटीजन कानून जो है वो लेकर के आ रहे थे कि जिसमें जो हिंदुस्तान की जो महिलाएं वहाँ जाती है उसको 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा नेपाल में सिटीजनशिप लेने के लिए। तो ये बहुत सारे अनपॉपुलर जो डिसीजंस ओली साहब लेने वाले थे, ले रहे थे। और तो और ये भी एक खबर आई थी कि जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स और टेलीविज़न चैनल्स जो नेपाल में ऑपरेट करते हैं उसको भी बंद कराने की चेष्टा, उसकी पहल ओली ने शुरू कर दी थी। और ये सारे अनपॉपुलर डिसीजंस जो थे, नेपाल की जनता उससे नाराज़ हुई। साथ ही साथ पार्टी के अंदर भी सवाल उठने लग गए कि आप भारत से इस तरह से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी अगर आप करते हैं तो नेपाल के लिए बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। पूरी दुनिया चीन से इस बात से खफा है क्योंकि वो हर जगह कॉलोनीज बना रहा है और नेपाल के प्रधानमंत्री है जो पूरे के पूरे राष्ट्र को, नेपाल को ये चीनियों के चरणों में जो है वो देने के लिए तैयार हैं, बस इसलिए कि उनकी कुर्सी बच जाए। और ये पूरा जो वाकया हुआ है, जब से वो मैप आया है और जब से वो एंटी इंडिया, वो कह सकते हैं कि ओली शी जिनपिंग के पिट्ठू बन गए, तब से नेपाल के अंदर एक इंटरनल डिस्टर्बेंस शुरू हो गया है। अब हिंदुस्तान का नेपाल से किस बात को लेकर के हमें सजग रहना चाहिए, एक बात समझ लीजिए, नेपाल की जनता के साथ हिंदुस्तान की जनता का एक बहुत पुराना इतिहास साथ में रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, जो मधेसी इलाका जो है, जो तराई इलाका है नेपाल का, उसमें इन फैसलों के ऊपर काफ़ी नाराज़गी है। नाराज़गी किस बात के लिए है? नाराज़गी इस बात के लिए है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर में आज तक कभी किसी को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आना जाना, नौकरी, शादी, रिश्तेदारी, सारा कुछ, जैसा राजनाथ सिंह ने कहा कि बेटी और रोटी का रिश्ता है, वो लोग यहाँ रोटी के लिए आते हैं, हम लोग ये दूसरे किस्म की रिश्तेदारी है नेपाल के साथ। लेकिन ओली ने नेपाल और अपनी विचारधारा, ये जो वामपंथी विचारधारा और अपने कुर्सी को बचाने के चक्कर में इन्होंने ये सदियों का ये जो रिश्ता जो है उस पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। और इस वजह से नेपाल की जनता तो नाराज़ है ही, हिंदुस्तान के लिए भी कई सारे जो है वो उन्होंने परेशानी में डाल दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी सरकार कुछ और उस तरह की सरकार नहीं, कमज़ोर सरकार हिंदुस्तान की नहीं है। ओली साहब कब तक रहते हैं, वो रहते हैं या जाते हैं या आते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए तो सबसे बेस्ट सिचुएशन यही है कि वहाँ जो भी प्रधानमंत्री बने वो उसके रिश्ते हिंदुस्तान के साथ बेहतर हो, वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझे। क्योंकि ये आज हिंदुस्तान में आज वो सरकार है जो कड़े फैसले लेने में एक सेकंड नहीं लगाती है। चीन को तो हमने छोड़ा नहीं, पाकिस्तान को हमने छोड़ा नहीं, ये सब न्यूक्लियर वेपन से लैस देश हैं। नेपाल की क्या बिसात है? क्योंकि अगर इस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से मसला को अगर नेपाल शांत नहीं करता है और बॉर्डर हमारा ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन के साथ वो कड़ाई वाला बॉर्डर बन जाता है कि जहाँ से कोई भी नेपाली बिना वीज़ा के हिंदुस्तान घुस नहीं सकता है, तो नेपाल 1 महीने के अंदर में वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा कि जिससे उबरना उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। ओली साहब कल क्या करते हैं, उनकी कुर्सी आती है या जाती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हाँ, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।